नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने, जहां लखनऊ में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग जारी है। धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। AK शर्मा और दयाशंकर सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। दिल्ली बैठक से पहले होमवर्क में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तो यानी कि दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले प्रदेश स्तर पर नामों को लेकर के होमवर्क किया जा रहा है। चर्चाएं आप अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। नामों को लेकर के मंथन हो रहा है और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। AK शर्मा और दयाशंकर सिंह भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा की जा रही है। हर एक पहलू पर, हर नाम पर मंथन किया जा रहा है। वहीं साथ ही दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले यह होमवर्क के तौर पर यह बैठक मानी जा रही है। तो लखनऊ में बीजेपी की यह बैठक और धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर इस बैठक में मौजूद हैं। में चुनाव के तीसरे, चौथे, पांचवें चरण की मीटिंग हो रही है, लेकिन आज यहां प्रदेश कार्यालय पर धर्मेंद्र प्रधान, जिनके जिम्मे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने की, पार्टी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। तमाम अभी कुछ देर पहले यहां AK शर्मा भी पहुंचे थे, दयाशंकर सिंह भी। तो कहीं ना कहीं यहां पे भीड़, हालांकि लोगों को पता है कि जो भी टिकट के लेकर चर्चा होगी वो दिल्ली दरबार में ही चर्चा होगी। और जो आज दिल्ली में 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें दोनों डिप्टी CM प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये पार्टी मुख्यालय का नजारा है। अभी भी कार्यकर्ता इस उम्मीद में है, जिस तरीके से 160 सीटों का फाइनल पार्टी ने किया था, तो एक थोड़ा सा आक्रोश भी यहाँ जरूर दिखा था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था, तो उनके समर्थकों में एक थोड़ा सा आक्रोश जरूर दिखा था। लेकिन चूंकि वो पूरा मामला पश्चिम का था, चूंकि पश्चिम के लोग विरोध प्रदर्शन कराने के लिए लोग दिल्ली चले जाते हैं, यहाँ कम आते हैं। लेकिन अब दबाव है कि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में जिस तरीके से कैंडिडेटों को लेकर मंथन आज होगा, उसके बाद ये नहीं कि आज सूची आ जाएगी, सूची आने में 1-2 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन पार्टी मुख्यालय पर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है। जो टिकट लेने आए हैं वो साथी, उनके समर्थकों को ये उम्मीद है कि हमारे ही नेता के नामों का यहां से ऐलान होगा। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आज अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर के बड़ा सियासी दांव चला है और अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं के साथ अन्न संकल्प लिया। साथ ही सरकार बनने के बाद किसानों के बकाये का 15 दिनों में भुगतान का वादा भी किया है। वहीं चंद्रशेखर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि पहले वो 2 सीटों पर सहमत हो गए थे, लेकिन फिर दिल्ली फोन किया, क्या बात हुई जिसके बाद वो बदल गए। अगर उनको भाई बन के मदद करनी है तो करें। अखिलेश यादव ने राधा मोहन अग्रवाल को खुले तौर पर टिकट का ऑफर दिया है। अखिलेश ने ऐलान किया कि अगर राधा मोहन अग्रवाल को गोरखपुर से चुनाव लड़ना हो तो वो तुरंत टिकट देंगे। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर से DNA के जिन को हवा दे दी है। अखिलेश ने कहा कि CM योगी को अपना DNA RNA देखना चाहिए। वहीं बिरजू महाराज के निधन पर अनूप जलोटा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के लिए इतनी बड़ा नुकसान और क्षति है, वो अपने साथ बहुत कुछ ले गए हैं। और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी हानि है देश के लिए, क्योंकि अब उस स्तर के कलाकार रहे ही नहीं। उनके जाने से एक ये सिलसिला जैसे समाप्त सा हो गया। चौमुखे आर्टिस्ट जिसे कहा जाता है, जैसा गाना वैसा ही तबला बजाना, वैसा ही नृत्य, वैसे लोगों को शिक्षा देना, वो अपने साथ बहुत कुछ ले गए। बहुत बड़ी हानि है। इसको, इस जगह को कोई भर नहीं पाएगा। और इस बीच कर रहे हैं बड़ी खबर का। राज्य मंत्री पंकज चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी कार्यालय से निकले और केशव मौर्य बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं। 300 से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं, ये केशव मौर्य के द्वारा कहा गया है।
तो जीत को लेकर के बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साथ ही राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और साथ ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी कार्यालय से निकले हैं और इसी को लेकर के जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं, जीत को आश्वस्त मान रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि कार्यालय में पहुंचे, 300 से भी ज्यादा सीट जीत रही है बीजेपी, ये केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा स्पष्ट किया गया और बड़े भरोसे के साथ कहा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां बिसरक गांव ग्रेटर नोएडा के 4 गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गांव वालों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बीते दिन सीएम पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस वक्त हम दादरी विधानसभा के बिसरक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से प्रत्याशी दीपक चोटीवाला के पक्ष में आकर डोर टू डोर यहाँ पर देखोगे जो ये बिसरक गांव में भीड़ का जमावा और यहाँ पर वोटरों को लुभाने के लिए यहाँ पर वोटिंग मांगी जा रही है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कल नोएडा विधानसभा पाखुंडी पाठक के पक्ष में एक भूपेश बघेल ने वोटिंग की। वहीं पर कहें तो आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कहें तो कोरोना महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। आज वहीं दादरी विधानसभा पहुंचे, इसके बाद कहें तो जो जेवर विधानसभा है वहां पर जो कि प्रत्याशी है मनोज चौधरी, उनके पक्ष में करके डोर टू डोर वोट है वो मांगेंगे। नोएडा जब कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं बरेली से खबर है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर पर एफआईआर दर्ज की गई है और कुल 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। पाबंदी के बावजूद ओमवीर जनसभा कर रहे थे। जनसभा में भारी भीड़ जुटा रखी थी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर होता हुआ नजर आया। सिरौली थाना क्षेत्र के लिलौर में यह जनसभा हुई थी। तो बरेली से जानकारी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और जाहिर तौर पर आदर्श आचार संहिता, जिसके तहत किसी भी तरीके से रैली, जनसभाएं और किसी भी तरीके से मंच साझा न करने के लिए स्पष्ट किया गया था। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। अब ऐसे में एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर के 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और आदर्श आचार संहिता के तहत पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी तरीके से फिजिकल जो रैलियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है वर्चुअल तरीके से आपको कैंपेन करना है। वहीं साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन को लेकर के कुछ गाइडलाइंस स्पष्ट की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठा होना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है नेताजी के खिलाफ और पाबंदी के बावजूद ओमवीर यहां पर जनसभा कर रहे थे और इसी को लेकर के ये फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। सिरौली थाना क्षेत्र के लिलौर में जनसभा हुई है, जिसको लेकर के आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नेताजी नजर आते हैं और इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद फिलहाल आप ओमवीर पर एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओमवीर, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ इसमें भीड़ इकट्ठा करने को लेकर के जरूर यहां पर सवाल उठता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और आगे कैसे कोई भी राजनीतिक दल सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ इसी तरीके से आपको कैंपेनिंग भी करनी है, आपको अपनी बातों को लोगों के बीच तक भी पहुंचाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको कोरोना के खतरे को भी देखना होगा।
आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना का बड़ा खतरा बना हुआ है। अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और स्वास्थ्य विभाग ने मृतक मोहम्मद आरिफ को कोरोना रोधी टीका लगवा दिया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहम्मद आरिफ ने 17 सितंबर को वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन दूसरी डोज 15 जनवरी को लगने से पहले ही 8 दिसंबर को मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि सीएचसी छलेसर केंद्र से दूसरी डोज लगने का मैसेज प्राप्त हुआ। जब सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो दूसरी डोज का सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो गया। वहीं सीएमओ ने बताया कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट गलत डालने के कारण ऐसा हुआ होगा। तो मृतक को कोरोना रोधी टीका लगाया गया और इस दौरान वैक्सीनेशन के इस अभियान में कई बार खामियां इसमें नजर आ रही हैं और कुछ ऐसा ही इस मामले को लेकर के नजर आया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया गया कि इसमें जो मोबाइल का नंबर है वो आखिरी के जो डिजिट हैं वो गलत यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, जिस वजह से ये जो है वो टेक्निकल एरर सामने आया है। जो जवान पीएससी पे हमारा एक केंद्र था, वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीनेशन कराया गया, जिसने जो मोबाइल नंबर बताया उसकी आखिरी डिजिट में 3 के स्थान पर 2 था, जिस वजह से थोड़ी सी त्रुटि हुई है। और जो अरुण आनंद नाम के साठा गांव के व्यक्ति थे, उनको जब सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसके बारे में संज्ञान हुआ। साथ ही साथ यहाँ से भी हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये बता दो कि वैक्सीन का पूरी तरह से एक घोटाला चल रहा है। ये उसी का जीता जागता एक स्वरूप है। एक मोहम्मद आसिफ नामक एक व्यक्ति को, जो 30 साल उम्र, जिनकी डेथ हो गई दिसंबर में, उनको जनवरी के 15 जनवरी में दूसरा डोज लगा दिया गया। ये प्रमाण पत्र, ये कागजात ये बता रहे हैं कि ये कहीं न कहीं पूर्णतः तौर पर ये सरकार आंकड़े पूरा कर रही है और अपनी वाहवाही में मस्त है। वैक्सीनेशन का भाई मैटर ये है कि 15 जनवरी 5 बज के इसमें जो आया है 34 मिनट पे मैसेज आया है कि दूसरी डोज लग गई है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आदमी दुनिया में नहीं है तो उसके वैक्सीनेशन कैसे लग गई दूसरी डोज। पहली डोज जो है उसके हमारा छोटे भाई के, जिसका नाम मोहम्मद आसिफ है, 17 सितंबर को 2021 में लगी है। उसके बीच में जो है 8 दिसंबर 2021 में उसकी डेथ। गांव की चौपालों पर पंचायत लगाकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए चुनावी फैसले लेने के लिए मशहूर बागपत की सियासत को राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। यहां विकास के मुद्दों पर हर बार जाति धर्म के समीकरण हावी रहते हैं। शायद यही वजह है कि सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से आंकड़े तैयार किए हैं। चुनाव आते ही इस बार भी सभी अपनी ठपली से अपना राग अलाप रहे हैं। हर किसी की कोशिश ये दिखाने की है कि उसका समीकरण सबसे बेहतर है। इन्हीं आंकड़ों पर चुनावी बहस भी हो रही है। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और इन 3 विधानसभा सीटों में सबसे अहम छपरौली विधानसभा सीट आती है, चूंकि ये राष्ट्रीय लोकदल का अभेद्य दुर्ग कही जाती है। भले ही सरकार यूपी में किसी की भी रही हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी को यहाँ कभी कोई नहीं हरा पाया। वो बात अलग है कि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से जीते सहिंदर रमाला बाद में भाजपाई हो गए। बीजेपी ने इस बार तीनों विधानसभा सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों पर दांव खेला है और बागपत से योगेश धामा, बड़ौत से केपी मलिक और छपरौली से सहिंदर रमाला को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने बागपत विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री नवाब कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बड़ौत और छपरौली विधानसभा सीट पर अभी तक भी मंथन चल रहा है और कौन टिकट की रेस में है, अभी तक ये तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है। अगर छपरौली की बात करें तो छपरौली पर बीएसपी ने शहीन चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यूनुस को, और बड़ौत विधानसभा सीट पर बीएसपी ने अंकित शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना ये होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बागपत जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर
इस बार पहले से ज्यादा कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, बागपत। यूपी में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मेरठ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर उम्मीदवार डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मात दी। 22 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा, ये भविष्य के घर में है, लेकिन उससे पहले दलों के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत कांग्रेस और सपा बसपा चुनावी मंथन में जुट चुके हैं। प्रदेश की जनता के सामने तमाम राजनीतिक दल कई लुभावने वादे पेश कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी का चुनावी मैदान इन तीनों नेताओं की बयानबाजी का अखाड़ा बना हुआ है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनावी गणित बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी और बीएसपी ने 7 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन अभी तक भी मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और सिवाल खास विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा ही नहीं कर पाया है। कांग्रेस भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी ने भी अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। शहर विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहां से अपने दिग्गज नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट काटकर उनके शिष्य रहे युवा नेता कमल दत्त शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि हस्तिनापुर की महाभारत में इस बार कांग्रेस ने ग्लैमर का तड़का लगाते हुए अर्चना गौतम को टिकट दिया है। सरदरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का इस बार मुकाबला फिर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी अतुल प्रधान से होगा, जबकि बीएसपी ने यहां से योगेश धामा को मैदान में उतारा है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार बीएसपी के कद्दावर नेता रहे याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी इस बार किसी भी सीट से टिकट पाने में नाकामयाब रहे हैं। यानी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बीएसपी के दिग्गज नेता याकूब कुरैशी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं उससे ये भी साफ हो जाता है कि इस बार सारी ही पार्टियां कुछ अलग तैयारियों को लेकर मैदान में उतरी हैं। इसलिए यहां का मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा और क्या वाकई यहां के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने शहर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से छर्रा विधानसभा और कोल विधानसभा का भी बी फार्म रोककर बाकी सभी प्रत्याशियों की सूची भेज दी है। समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 7वां प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ में अब चुनावी रणभेरी बज चुकी है। अलीगढ़ में पहले चरण में चुनाव होना है। हालांकि 14 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है। बीजेपी ने शहर की सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने छर्रा विधानसभा और कोल विधानसभा के 2 प्रत्याशियों का बी फार्म रोककर बाकी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी सारे प्रत्याशियों का नाम अब जाहिर कर दिया है। अलीगढ़ की जनता वोट डालने के लिए लालायित है। पहले चरण में अलीगढ़ का चुनाव होना है। अब देखना होगा कि ताज आखिर किसके सर बनता है। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चेकिंग के दौरान 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान कार से ये पैसे बरामद हुए हैं। चालक को फिलहाल हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दी और आयकर विभाग और इलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर मौजूद है। तो कानपुर से इस बीच जानकारी मिल रही है, जहां पर चेकिंग के दौरान कार से पैसे बरामद हुए हैं, लाखों रुपए बरामद हुए हैं। चालक को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और बाकायदा पुलिस और आयकर विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई है और निर्वाचन आयोग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के, और जैसे ही चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो अब ऐसे में हर एक गतिविधि पर पुलिस की बारीकी से नजर है और इसलिए चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की जा रही है और अब इसी को चलते चालक को हिरासत में लेकर के फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
ऐसे ही नाकेबंदी की गई थी जहां पर 22 लाख रुपए बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान ये पैसे मिले हैं, तो किस लिए इनका इस्तेमाल हो रहा था और किस कारण से इनको ले जाया जा रहा था, क्या चीजें थी, क्या वजह थी, हालांकि ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन आयकर विभाग और इलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर मौजूद है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।